नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनबीटीवी और मेरा नाम है संजय वैष्णव। एक ऐसा बिल कृषि अध्यादेश के ऊपर जो बिल अभी प्रस्तुत किए हैं सरकार के द्वारा, तो उसको लेकर पूरे देश में बड़े स्तर पर हंगामा हो रहा है। कुछ ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं संसद के अंदर और संसद के बाहर जो भारतीय इतिहास में, भारतीय राजनीति के इतिहास में इससे पहले देखने को नहीं मिली। तो इतना बवाल क्यों मच रहा है? आखिर क्या है ये बिल और क्या फ़ायदा होने वाला है? साथ ही कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने की वजह क्या है? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बनखेड़ी से भारतीय किसान संघ के संभाग उपाध्यक्ष हेमराज पटेल हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीटीवी में। मैं आपसे जानना चाहूँगा हेमराज जी, सबसे पहले आप इस बिल पर प्रकाश डालें कि ये बिल क्या है और किस तरह से हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा होने वाला है। एक किसान की नज़र में किस तरह से देखते हैं? ये जो बिल है कृषि अध्यादेश 2020, यह आज तक के इतिहास में किसानों के हित के लिए क्रांतिकारी बिल है और यह किसानों की भविष्य में पूरी तरह से दिशा को परिवर्तित करने वाला बिल है। इसमें इस बिल में सबसे मुख्य बात यह है कि अभी हमारी सरकार ने जो कृषि अध्यादेश बिल है, 3 प्रकार के बिल है। 3 प्रकार के बिल में इसमें सबसे पहला है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य अध्यादेश, जिसे हम कह सकते हैं शॉर्टकट में एक राष्ट्र एक मार्केट। नंबर दूसरा है किसानों का मूल आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं अध्यादेश, जिसमें हम करार विधेयक जिसे हम कह सकते हैं। नंबर तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, जो एक 1955 का पहले एक कानून था जिसमें कुछ खाद्यान्न फसलों का एक स्टॉक का लिमिट था, जिसमें संशोधन किया है। ये तीनों अध्यादेशों को जब हम मिला के इनको पूरी तरह देखते हैं तो इससे किसान को बहुत बड़ा बेनिफिट भविष्य में मिलेगा। अब अभी जो विरोध की बात हो रही है संसद के अंदर, जब आप देख रहे हो तो ये अमर्यादित जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है और पूरे देश के अंदर जो किसान नेताओं के नाम पर या जो सांसद इसका विरोध कर रहे हैं, वो विरोध किस बात का करते हैं कि ये किसानों का काला कानून, इस कानून को वापस लो। मुझे बड़ी शर्म महसूस होती है कि ये किसान के लिए काला कानून नहीं है। जो सांसद या जो दल इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं कि समर्थन मूल्य पर क्रय की गारंटी का कानून जोड़ा जाए, वो एक विषय जायज़ है कि एक नई मांग कर रहे हैं सरकार से कि भाई हम जो अभी तक अनाज बेचते हैं उसका समर्थन मूल्य पर विक्रय की गारंटी होना चाहिए, वो एक नया कानून। लेकिन जो लोग इसको कह रहे हैं ये काला कानून, इसको वापस लो, ये किसान के लिए काला कानून नहीं है, ये किसान के लिए बहुत उज्जवल भविष्य का कानून है। वो इस रूप में कानून है कि जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहता हूँ। अभी तक हमारे देश में क्या होता था, जैसे एक टमाटर वाला किसान है, टमाटर उत्पादन करने वाला है या प्याज उत्पादन करने वाला। टमाटर एक ऐसी फसल है जो जब वो फसल पैदा होती है तो उसको हम अधिकतम 8 से 10 दिन तक अपने पास स्टॉक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा रखने वाली फसल नहीं है। यदि आप उसको इससे ज़्यादा रखोगे तो उसके लिए आपको चाहिए वातानुकूलित वेयरहाउस। किसान की सक्षमता नहीं है कि वो एसी टाइप के वेयरहाउस बनाए और उसमें उसका स्टॉक कर सके। इसलिए किसान की मजबूरी क्या होती थी कि जब वो फसल आती थी और उसको तत्काल वो मंडियों में या बाज़ार के माध्यम से विक्रय करता था। इसके तहत आपने देखा होगा कि उस समय पर जो बिचौलिए होते हैं हमारे देश के अंदर, आढ़तिये, ये एक मोनोपोली चलाते थे पूरे देश के अंदर कि जब किसान के पास फसल आएगी, टमाटर आलू जैसी फसलें, प्याज जैसी फसलें, तो स्टॉक कर नहीं सकते, इसलिए उसको तत्काल ये रेट गिरा के उसको 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो में खरीदते थे जानबूझकर। अब 1 रुपया या 2 रुपये किलो में जब किसान से वो खरीदते थे तो किसान की लागत उसमें खड़ी हो नहीं पाती, मजबूरी हो जाती तो किसान उसको कई बार सड़कों पे फेंक देता था या खेत में खड़ी है तो उसको खड़ी रहने देता था, उसको निकालता नहीं था क्योंकि उसकी लागत पूरी नहीं होती थी। ये इनकी मोनोपोली थी बीच के आढ़तियों की। कानून के बाद किस तरह का फ़ायदा होगा इसमें? ये जो कृषि अध्यादेश है उसमें क्या होगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को, करार फार्मिंग को उसमें बढ़ावा दिया है सरकार ने। मान लीजिए मैं एक किसान हूँ, मुझे टमाटर का उत्पादन मैं करता हूँ, यदि कोई किसी भी प्रकार की कोई कंपनी जिसने अपना एक वातानुकूलित वेयर हाउस खड़ा कर लिया है बहुत बड़ा,
और वो स्टॉक करने के लिए टमाटर के लिए उसके पास जगह है, तो वो व्यापारी मेरे पास आएगा और मुझसे कहेगा कि साहब आप टमाटर की कॉन्ट्रैक्ट खेती कीजिए फसल पर। मैं उससे कहूँगा कि आप मुझे क्या रेट देंगे, वो कहेगा 5 रुपया, मैं कहूँगा नहीं साहब 10 रुपया किलो, यदि आप लोगे तो मैं आप फसल लगाऊंगा, नहीं तो नहीं लगाऊंगा। अच्छा। तो वो जब तैयार हो जाएगा कि ठीक है साहब 10 रुपया हम आपको रेट देंगे, तो मैं अपने खेतों पर और मेरे जितने सहयोगी किसान हैं उनसे भी मैं टमाटर की खेती यदि कराऊंगा और मेरे पास जब फसल आएगी तो तुरंत मेरी फसल को वो 10 रुपया किलो का मुझे रेट दे के और अपने पास स्टॉक कर लेगा, तो उसका माल भी बचेगा और दूसरा किसान को यानी मुझे तत्काल 10 रुपये किलो के रेट मिलेंगे जो आड़तियों के कारण मुझे नहीं मिलते थे। ये बीच का जो गैप है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये नया कानून इस बात की गारंटी देता है कि किसान को किसी भी उपज का रेट सही मिलेगा। अच्छा। दूसरी बात करें अभी की, तो अभी ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अभी आपने देखा है, जैसे दूसरा उदाहरण और मैं बताना चाहता हूँ आपको। मान लीजिए टमाटर किसान पैदा करता, वो यूज में जाता है, एक तो सीधा सब्जी में, दूसरा उसका सॉस भी बनता है। जब सॉस बनता है उसका, तो सॉस बनाने के लिए क्या होता है, हमको टमाटर को स्टॉक करना पड़ता है, लेकिन किसान सॉस नहीं बना सकता। अच्छा। किसान सिर्फ उसको पैदा मात्र कर सकता था और सॉस बना के कौन उद्योगपति उसका पूरा फायदा लेते थे। मतलब किसान सिर्फ कच्चा माल पैदा कर। इस कानून के तहत जो एफपीओ बनेंगे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उस कानून के माध्यम से, उस समूह के माध्यम से अब किसान अपनी खुद की सॉस बनाने वाली फैक्ट्री भी निर्मित कर सकता है और अपना रॉ मटेरियल कच्चा माल जो है उसमें टमाटर से वो सॉस बना के भी पूरे देश के अंदर और विदेश के अंदर भी निर्यात कर सकता है। ये कानून इस चीज़ की हमको लाइसेंस देता है। अच्छा। तो ये कहीं ना कहीं अब खेती को उद्योग से जोड़ने के लिए एक नया कदम है और इसमें निश्चित ये क्रांतिकारी कदम होगा भविष्य में किसान के लिए। मैं आपको जैसे दूसरा उदाहरण बताना चाहता हूँ। हमारे देश में अभी यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो हम खाद्यान्न फसलों में मूल रूप से गेहूँ, धान, 2 चीज़ें अभी वर्तमान में किसान बहुत ज़्यादा उत्पादित करता है। 30 करोड़ मेट्रिक टन का लगभग इनका स्टॉक है। अब होता ये है कि जब हम इन फसल को सीधा बोते हैं और बोते हैं उसके बाद में इसका जो यूज है वो सीधा खाने में यूज होती है। इसका और कोई अन्य मटेरियल इन सब फसलों का बनता नहीं है। तो ये जब खाने की यूज है तो हम देखते हैं कि इनका किसान को भविष्य में अच्छा रेट कम मिलेगा, या तो उसका कोई अन्य मटेरियल में उपयोग हो या फिर विदेश निर्यात हो। तो आप विदेशों की स्थिति में जब आप देखोगे तो ऐसा कोई देश नहीं है जो अपने खुद के लिए जितना उपयोग करता हो तब वो उसका उत्पादन ना करता हो। हर फसल का उत्पादन विदेश करता है। इसलिए हमारा देश वर्तमान समय में हम निर्यात की स्थिति में नहीं है और जब ये सीधी फसल किसान पैदा करता है तो किसान को भी उसका उचित दाम नहीं मिलता है। दूसरी बात, इन फसलों में खुले आसमान के नीचे 100% रिस्क रहती। 4 महीने की आपकी फसल है, एक बार कभी वर्षा हो गई तो आपका 100% नुकसान हो जाता है। तो इस कानूनों के माध्यम से हमारे देश का रकबा जो है वो कुछ आरक्षित किया जाएगा। वो रकबा 3 चीज़ों में हम आरक्षित करना चाहते हैं। इसमें हमारे लिए सरकार ने भी इसमें काफ़ी मदद की है। 3 प्रकार से ऐसे किसान उन्नतशील इस देश का तब हो सकता है जब हम अपने रकबे को 3 चीज़ों में डाइवर्ट करें। यदि हम अपना रकबा जो है उसको हॉर्टिकल्चर में कुछ प्रतिशत तक हम डाइवर्ट कर दें तो ये बात निश्चित है कि भारत के जो फल हम पैदा करेंगे, आम, अंगूर, अनार जो भी है, उनको हम बड़ी तादाद में विदेशों तक निर्यात कर सकते हैं, जिससे मुनाफा किसानों को बहुत अच्छी तादाद में भविष्य में मिल सकता है। नंबर दूसरा, सब्जियों के मामले में, चूँकि हमारे यहाँ पर सब्जियाँ बहुत अच्छी ब्रांडेड किस्म की हम उत्पादित करते हैं यहाँ के किसान, और कहीं ना कहीं यदि हम उनको एक ऑर्गेनिक रूप दे देते हैं, जहर मुक्त सब्जियाँ, तो उन जहर मुक्त सब्जियों का भी हम एक बहुत बड़ा निर्यात यहाँ के किसान देश में उपयोग के साथ साथ विदेशों में भी हम उसका निर्यात कर सकते हैं बड़ी तादाद से, जिससे किसानों को एक बड़ा मुनाफा मिलेगा। तीसरी बात उसमें ये आती है कि खाद्यान्न फसलों में हमारे देश के अंदर हमको अब ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमको गेहूं की उपयोगिता 10 कुंटल की है तो हम 10 पैदा करें, धान की 20 कुंटल की है तो हम 20 ही पैदा करें। तो अभी क्या होता था कि किसान जो है वो एक फसल के ऊपर डिपेंड होता था, एक सी फसल हम बोते थे, उसको ही हम काटते थे और बेचते थे।
तो अब हमको ये करना पड़ेगा, देश का जो रकबा उसको बैलेंस करना पड़ेगा। चने की जितनी ज़रूरत है हम उतनी उत्पादन करें, जितनी हमको गेहूं की ज़रूरत हम उतना उत्पादन करें, जितनी हमको तुअर की ज़रूरत हम उतना उत्पादन करें। तो इस प्रकार से इस देश के किसान का जो रकबा है वो 3 चीज़ों में बट जाएगा, और 3 चीज़ों में बटने से बराबर का बैलेंस उससे होगा, जिससे निश्चित देश को भी फ़ायदा हो, किसान को भी बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और ये जो कानून है कृषि अध्यादेश, इसमें एफपीओ के माध्यम से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत जिसका एक रजिस्ट्रेशन होता है, और 300 किसान से लेकर 750 किसान तक इसमें एक समूह बना के और छोटी छोटी इकाइयों को अपने यहाँ लोकल स्तर पे डाल के कच्चे माल से जो पक्का माल तैयार करके और उनकी फैक्ट्री में अपना माल बना के और अपनी खुद की सील लगा के उसको हम मार्केट में बेच सकते हैं, जिससे एक नया उद्योग इस देश के किसान के नए बेटों को, युवाओं को मिलेगा। मतलब अभी होता क्या था कि जो उत्पादन किसान करता है उसको कच्चे माल के रूप में एक उद्योगपति शहर का व्यक्ति खरीदता था, और हमारे बेटे उस शहर में जो फैक्ट्री चलती है उसमें रोजगार करने के लिए हमारे गांव से व्यक्ति जाते थे। इस कानून के माध्यम से एक नया मार्ग खुला है कि अब किसान अपना खुद का उद्योग भी स्थापित कर सकता है। ये बहुत अच्छी है। हेमराज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कुछ लोग हैं वो तर्क दे रहे हैं विरोध के पीछे कि इसमें किसानों की एमएसपी ख़त्म हो जाएगी या एमएसपी उनको नहीं मिल पाएगा, तो इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक आपको भी ये जानकारी, मैं भी जानता हूँ, इस कृषि अध्यादेश जो अभी संसद के अंदर 3 बिल पारित हुए हैं, 3 बिल पारित हुए हैं, इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी जो लोग विरोध कर रहे हैं समर्थन मूल्य के भय से, समर्थन मूल्य को सरकार ने न छुआ है, न काटा है, न जोड़ा है, उसमें कोई बात ही नहीं। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ख़त्म हो जाएगा, ये एक काल्पनिक बात है इन लोगों के द्वारा कही हुई। उसका सरकार का उस अध्यादेश से कोई लेना देना है ही नहीं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो था है और भविष्य में भी रहेगा, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है। और ये बिल्कुल सही बात है कि उस अध्यादेश में इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कोई लेना देना नहीं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर अभी तक जो होता था वो ये होता था कि सरकार 2 प्रकार की फसलें मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदती थी, धान और हमारा ये जो गेहूँ है वो। इसके अलावा और कोई भी फसल मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर सरकार के द्वारा नहीं खरीदी जाती। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर सरकार किसानों की जब तक ये प्रसंस्करण इकाइयाँ खड़ी नहीं हो पाती या किसान जब तक सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाता, तब तक विकल्प के रूप में मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कीमत किसान को मिलती रहे। अगर ये अध्यादेश 4था सरकार लेकर आती है तो वो और अच्छी बात होगी किसान के हित के लिए। एक और यहाँ पर कुछ हमारे किसान भाई हैं, उनकी जिज्ञासा है कि पूरी मंडियाँ खुल जाए, मतलब मंडियों का जो अभी जिस तरह से सिस्टम है वो ख़त्म हो जाएगा और देश के व्यापारियों के लिए ये मार्ग खोल दिए जाएंगे, तो उसको लेकर उनको चिंता है। तो क्या इसके दुष्परिणाम हैं और क्या फ़ायदे हैं? देखिए, मंडियाँ समाप्त नहीं होंगी, ये निश्चित है, ये तय है, इसलिए कि इसमें अध्यादेश में उनका कोई जिक्र है नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि किसान को इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। इसमें ये है, जैसे आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ। अभी वर्तमान में हमारे यहाँ होशंगाबाद ज़िले में मूंग पैदा होती है और हमारी लोकल की जो मंडियाँ हैं उनमें आढ़तियों के द्वारा 4500 से 5000-5500 रुपये तक खरीदा जा रहा है। कर्नाटक में आज भी मूंग के जो रेट हैं, या हमारे मध्य प्रदेश से बाहर आप देखोगे 7000 सुपर रेट, लेकिन यहाँ क्यों नहीं मिल रहा रेट? चूँकि किसान मंडी बेचने जाता और किसान से जो आढ़तिये हैं वो 4500-5000 में खरीदी करते हैं और अपने उस उपज को, मूंग को, वो जहाँ आज 7000 बिक रहा है वहाँ वो उसको भेज देते हैं। तो 7000 का रेट कौन को मिलता है? व्यापारी को मिलता है। अब किसान से अगर उसने औसतन 5000 रुपये कुंटल खरीदी और उधर 7 यानी 2000 रुपया बीच में कौन कमा रहा है? आढ़तिया कमा रहा है। इस कानून के माध्यम से एक मार्केट एक रेट की जो बात है, उससे ये होगा कि अगर कर्नाटक का कोई व्यापारी है जिसको मूंग खरीदना, उसको पता होशंगाबाद ज़िले में बहुत होती है, वो यदि यहाँ पर आ जाता है तो आप ये समझ लें कि वो 6000 रुपये कुंटल तो खरीदेगा। इसलिए खरीदेगा कि 6000 खरीदेगा, उधर 7 बेचेगा, 1000 का मुनाफा कमाएगा। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि किसान को 1000 के रेट फिर भी अधिक मिलेंगे यहाँ पर, क्योंकि एक बीज का एक आढ़तिया जो है वो समाप्त हो जाएगा और वो समाप्त होने से किसान को एक सीधा बेनिफिट मिलेगा।
दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी एक इस अध्यादेश में एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करार खेती के मामले में, करार खेती को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर एक और तर्क यहाँ पर दिया जा रहा है। कुछ लोगों को ये आशंका है कि इससे उद्योगपतियों के हवाले उनकी किसानी कर दी जाएगी, तो इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, करार जो खेती होगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान की पूरी तरह इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा। ये बाध्य नहीं है इस बात के लिए कि नहीं आपको कॉन्ट्रैक्ट खेती करना ही पड़ेगा, उसके लिए किसान मजबूर नहीं है। इसके लिए मुझे लगता है किसान ऐसे फ़ायदे में जाएगा कि जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। किसान के पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाला बड़ा व्यापारी यदि आता है और वो कहेगा आप यहाँ पर मिर्ची की खेती करिए, तो हम उससे पहले पूछ सकते हैं ना, भाई रेट क्या दोगे आप? तो जब वो कहेगा कि साहब हम आपको 25 रुपये किलो का रेट देंगे, तो यदि हमारे लिए हम संतुष्ट हैं पूरी तरह, तो हम उससे फार्मिंग करा सकते हैं। और यदि हमको वो रेट नहीं देता अपनी इच्छानुसार, तो हम मिर्ची खेती नहीं करेंगे। तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान को कहीं से लेके कहीं तक कोई घाटा नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो किसान के हित में होगी, ये बात निश्चित तय है भविष्य में। उसमें ये शंका करना कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से खेती चली, भाई आप ये बताओ कि जब उस अध्यादेश में ये स्पष्ट लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट आपकी फसल पर होगी, मतलब जो भी आप फसल बोओगे उस पे कॉन्ट्रैक्ट होगी, ना कि ज़मीन पर होगी, फिर ज़मीन कहाँ से चली जाएगी भाई मुझे आप ये बताइए। तो ये जो विरोध हो रहा है उससे मतलब नहीं है, वो एक तर्क वितर्क हो सकता है, अपनी अपनी रोटियां सेंकने के लिए हो सकता है। लेकिन जहाँ तक कानून की बात है, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। उस कानून में ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि आपकी ज़मीन को लीज पे देना पड़ेगा तब हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। वो फसल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उस कानून के अंतर्गत, तो इसमें किसी प्रकार की कोई शंका की ज़रूरत नहीं हो। किसान पूरी तरह इस चीज़ से आश्वस्त रहें। ये मेरा भी उनसे निवेदन है कि सिर्फ फसल पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी आपकी, इसके अलावा कोई नहीं। जो आपका संघ है इसका सपोर्ट करता है? देखिए, जो अच्छा काम होगा, जो अच्छे काम के लिए कोई भी सरकार हो, अगर अच्छा काम करेगी हम उसको धन्यवाद देंगे। मैं भारतीय किसान संघ के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस की सरकार है, बघेल सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अभी वर्तमान समय में किसानों का जो गाय का गोबर है उसको खरीदना चालू किया है। वो धन्यवाद की पात्र है वो सरकार। हमारा ये है कि जब किसान के हित में यदि कोई सरकार काम कर रही है तो बेहिचक हम उसको धन्यवाद देंगे, उसने किसान हित में काम किया है। ये जो कानून है ये भी बेहिचक किसान के हित में है, ये 100% सही है, इसमें कोई डाउट नहीं, नो डाउट कि ये किसान विरोधी कानून, ये किसान हित में कानून है। यानी इसमें एक किसान को खेती को उद्योग से जोड़ने के लिए एक मार्ग खोला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भारतीय किसान संघ के संभाग उपाध्यक्ष हेमराज पटेल, जिन्होंने जो कानून बनने वाला है कृषि को लेकर उसके बारे में कुछ हमसे चर्चा की, हमें तमाम ज़रूरी जानकारियां दी। साथ ही हमें ये भी देखने को मिला कि भारतीय किसान संघ इस बिल का समर्थन करता है और यहाँ पर ये भी स्पष्ट किया गया कि जो भारतीय किसान संघ है वो कोई भी सरकार हो अगर अच्छा किसानों के हित में काम करती है तो वो अच्छी सरकार है। साथ ही निश्चित तौर पर जो केंद्र की सरकार ने ये जो बिल बनाया है वो कुछ किसान ऐसा मान रहे हैं कि ये अच्छा है और कुछ किसानों का ये तर्क है कि अगर चौथा इसमें विधेयक आता है तो ये और बेहतर होगा। आप देख रहे हैं NVTV, संजय वैष्णव की रिपोर्ट।